नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि हम लोग आप लोगों को एक खास सीरीज के अंतर्गत बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी में मैं आपसे बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर 2018 का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि मैं बता दूं, बीएससी एग्रीकल्चर में आपके टोटल 5 सेक्शन में पेपर रहता है। तो हर एक सेक्शन का मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको डिस्कशन आपसे किया जाएगा, लेकिन वो अलग अलग वीडियोस में होंगे और हमारे अलग अलग मेंटर आपसे उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें खास क्या बात होगी, जैसे कि आपका केमिस्ट्री सेक्शन है, इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे विद डिटेल सोल्यूशन। होगा क्या कि आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और उसके इर्द गिर्द वाली चीजें भी आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको ये होता है कि ये पेपर हम कहां से पाएंगे, तो उस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको पेपर का लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कर कर आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बोलूंगा आप क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, तो आप उस पेपर में देखिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो नेसेसरी चीज होंगे लिखूंगा और फिर आपसे पूरा पेपर में आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी मैथ है, बीएससी बायो है, बीएससी नर्सिंग है, बीए आर्ट्स एंड सोशल है और आपका बीएलएलबी एंड एलएलबी, इन सभी की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या कुछ ज्यादा जानकारी चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करके वो वीडियो देखकर आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग अपना पेपर डिस्कस करते हैं और इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक होगा। तो आइए चलिए वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूं केमिस्ट्री सेक्शन की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में आपके टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। वो क्या क्या होता है आपका, एक आपका फिजिकल है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। तो अगर हम 2018 की बात करते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अगर हम बात करें तो आपके फिजिकल से 2018 में आपके 7 क्वेश्चंस आए थे, आपके ऑर्गेनिक में 9 क्वेश्चंस आए थे और आपके इनऑर्गेनिक में टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ये एक जनरल एनालिसिस हुई। पेपर आपका इजी ही था, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करेंगे तभी आपकी अच्छे मार्क्स होंगे। तो इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना था, मतलब 20 प्लस क्वेश्चंस, या कहूं मैं 22 प्लस क्वेश्चंस आपको कम से कम इस पेपर में सही करना चाहिए। ठीक है, पेपर आपका इजी था। तो ये हुई एक एनालिसिस। आइए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि 2019 से लेकर और 2016 तक के हर एक पेपर में हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एनालिसिस, किस चैप्टर से कितना आपका क्वेश्चन आया था 2016, 17, 18, 19 में। ठीक है, 4 साल का पूरा ट्रेंड एनालिसिस और किस में क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग ऑलरेडी सिलेबस वीडियो में बता चुके हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो आप लोग पेपर डाउनलोड कर यही क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ठीक है, 26 क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि उसने एक प्रोसेस दिया है जिसमें उसने लिखा है कि H2O एट 1 बार, जिसने प्रेशर दिया है 1 बार और टेम्परेचर दिया है 373 केल्विन। और ये जो आपका H2O है ये आपका लिक्विड स्टेट में है और यहां से एक इक्विलिब्रियम बना देता है और यहां पर आपका क्या जाता है H2O गैस, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहां पर इन्होंने जो प्रेशर दिया है वो दिया है 1 बार और 373 केल्विन। ठीक है, ये इन्होंने प्रोसेस दिया है और पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें से करेक्ट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कौन है। ठीक है, करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या है। मैं कुछ ऑप्शंस लिख देता हूं आपका। इन्होंने कुल मिलाकर गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी चेंज 2 ही का इन्होंने पैरामीटर यूज किया और इन्हें बताया कि आप बताइए क्या होगा ऑप्शन सही। जैसे पहला ऑप्शन है डेल्टा जी 0, डेल्टा एस आपका है नेगेटिव, दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है डेल्टा जी जो आपका पॉजिटिव देकर,
डेल्टा एस जो इन्होंने दिया है 0, तीसरे ऑप्शन में दिया डेल्टा जी 0, डेल्टा एस पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन आप खुद देख लीजिए, मेरा काम यहीं से हो जाएगा। देखिए पहला चीज आप गौर करिए कि इस प्रोसेस के लिए आपको ये थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी दी गई है, तो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में क्या क्लिक होनी चाहिए यहां पर देखकर कि यहां पर इक्विलिब्रियम बना है, और यह हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जो होता है वो हमारा 0 होता है। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होती है वो हमारी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। अब इसका मतलब डेल्टा एस पे बात आके फंसती है। आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा, निश्चित तौर पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा। यहां पर डेल्टा जी क्या हो गई आपकी, 0 हो गया, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस हो जाएगा। अब देखिए यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है कि वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब उसका फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज क्या होता है कि आपका एक फेज से दूसरे फेज, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ये होता है फेज चेंज। तो यहां पर क्या हो रहा है, फेज चेंज। और एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जब फेज चेंज होता है तो उस समय आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, ठीक। तो जब लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज पे क्या होगा, एंट्रोपी हमारी बढ़ेगी या एंट्रोपी हमारी घटेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला क्या तरीका होगा, देखिए आप अगर लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपको हीट देनी पड़ेगी। आप खुद सोचिए, जैसे पानी होता है, वाटर लिक्विड मतलब क्या हो गया, पानी, और वाटर गैस का मतलब क्या हो गया, वेपर फॉर्म में उड़ जाए। तो वाटर लिक्विड से वाटर गैस में कैसे, वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है, आप उसको हीट देते हैं, आप गर्म करते हैं, आप गैस पे गर्म करते हैं पानी को, तो पानी आपका उड़ ही जाता है, आप जानते ही हैं। तो सेम चीज है यहां पर कि यहां पर क्या हो रहा है कि इसका मतलब आपको हीट देनी पड़ रही है। अगर आप किसी भी सिस्टम में हीट देते हैं तो वो वहां पर डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, जिसमें हीट दे रहे हैं। अगर हीट हमारी निकलती है, हीट अगर हमारी निकलती है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, जिसमें डेल्टा एच क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था अपने ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट बच्चों को कि आप कैसे याद करोगे। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है, ईएन मतलब एंट्री, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सो, इस तरीके से स्पेलिंग लिखते हैं तो ईएक्स क्या हो जाएगा, एग्जिट। एंट्री मतलब क्या होता है, एंट्री कोई आ रहा है तो एंट्री को हम लोग एज ए पॉजिटिव देख सकते हैं। एग्जिट कुछ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है मतलब निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप मैच कर लीजिए, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव, एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव। और सीधी सी बात है, अगर आप वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको हीट मिलेगी नहीं, तो डेल्टा एच यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और टेम्परेचर देख ही रहे हैं आपके 373 केल्विन है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। एक तो ये तरीका था, एक बहुत कॉमन सेंस लगा लेते तब भी सही कर जाते। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी कुल मिला के क्या होते हैं, मीजर ऑफ रैंडमनेस, कि जितना ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर वाटर लिक्विड से वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से जब गैस में जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो और रैंडमली आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, ये आप लोग सब जानते हैं, गैसेस जो होते हैं आसानी से फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स। तो यहां से यहां जाने पर रैंडमनेस बढ़ रही, मूवमेंट बढ़ रहा है, तब भी डेल्टा एस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप दो तरीके से यहां पर देख सकते हैं, तो एक डेल्टा जी और एक डेल्टा एस। ठीक, तो यहां से आपने कई चीजें सीखा, जल्दी जल्दी मैं रिकॉल कर देता हूं। इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा जी 0 होता है, ये फॉर्मूला होता है। आपने ये सीखा कि लिक्विड से गैस जब फेज चेंज हो रहा तो उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, आपने ये सीखा। आपने ये भी सीख लिया कि डेल्टा एच अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक, डेल्टा एच निगेटिव, एक्सोथर्मिक। कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने याद करने का तरीका बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन पे इससे ज्यादा समय देना सही नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इसमें ये आपका जो क्वेश्चन है वो आयनिक इक्विलिब्रियम से दिया गया है, जिसमें वो आपका सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 27। इसमें इन्होंने क्या दिया है, इसमें इन्होंने दिया है Sb2S3 की सॉल्युबिलिटी दिया इन्होंने, Sb2S3 इसकी इन्होंने सॉल्युबिलिटी दिया है, और वो दिया है आपके कितना 1 × 10⁻⁵। तो मैं डायरेक्ट 10⁻⁵ मोल पर लीटर दिया गया है, तो मोल पर लीटर में लिख लेता हूं। तो इसकी ये सॉल्युबिलिटी दी गई है, और पूछा गया है कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, जिसको हम लोग जनरली KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पेपर में देखे जाते हैं, बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ठीक है, या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे ये क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। देखिए सबसे पहली चीज इन्होंने क्या दिया है, इसकी सॉल्युबिलिटी दिया है। आपको ये पता होना चाहिए पहले सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ही हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहा मैंने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब होता है कि उसका मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर देना। आप किसी जैसे मान लीजिए Sb2S3 एक सॉल्ट है आपका, इस सॉल्ट को आप जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसका मैक्सिमम अमाउंट आप डिसॉल्व कर दीजिए। उस मैक्सिमम अमाउंट को जब आप डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, और वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा उसी की जो कंसंट्रेशन होगी उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब Sb2S3 को हम मान रहे हैं कि मैक्सिमम डिसॉल्व होके उसकी जो कंसंट्रेशन आ रही है उस सॉल्यूशन की वो कितनी आ रही है 10⁻⁵ मोल पर लीटर। अब बात आती है सर KSP क्या है। देखिए Sb2S3 जो होगा ये हमारा किसमें टूटेगा, देखिए Sb3+ और प्लस S2-, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं तरीका तो नहीं तोड़ पाते हैं तो बता रहा हूं, इस 3 को इधर कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए और पॉजिटिव नेगेटिव लगा दीजिए, आपका इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 पॉजिटिव चार्ज, और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया, और इधर भी आपका न्यूट्रल है, तो इधर भी कोई 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज, इस तरीके से आप बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका सॉलिड स्टेट में है, और ये अब डिसॉल्व हो गया ना, डिसॉल्व होने के बाद ही तो टूटा है, डिसॉल्व होने के बाद ही तो टूटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक्वस स्टेट में आ गया, ठीक। बहुत छोटी छोटी बातें समझते रहिएगा, ठीक। अब देखिए इसकी इन्होंने सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, मान लेते हैं, जो S वैल्यू दी गई है S है। तो मैंने क्या कहा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया, मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया मतलब अगर इसकी S है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2S हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, वो 3S हो जाएगी, ठीक। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना आपको, आप KSP देखिए, KSP कुछ नहीं होता, KSP एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, आप इक्विलिब्रियम में सीखे होंगे। क्या करते हैं उसमें, आप पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, मान लीजिए Sb3+ है, इसकी कंसंट्रेशन, और जो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ये पावर में चला जाता है, पावर में चला गया। ऐसे ही S2- की कंसंट्रेशन इनटू मतलब पावर उसकी कितनी जाएगी 3, जो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब कुछ नहीं करना आपको, Sb3+ और S2- की जो भी कंसंट्रेशन दी गई उसको रख दीजिए। कंसंट्रेशन क्या है, वो सॉल्युबिलिटी दी ही गई, ये आपका कंसंट्रेशन ही तो है। मैंने क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, डिसॉल्व करने पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है उसी की कंसंट्रेशन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका Sb3+ है तो 2S का होल स्क्वायर, और S2- कितना है 3S का होल क्यूब। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, आपका 4S² यहां से आ जाएगा आपका, और 9S³ यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 9, और यहां से कितना हो जाएगा आपका 4, तो 36, और S की पावर कितनी हो जाएगी 5। कुछ नहीं करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 36 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 36 × 10 की पावर -5, नहीं सॉरी 36 × 10, S सॉल्युबिलिटी कितना दी गई 10 की पावर -5 की पावर 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 × 10 की पावर -25 मोल पर लीटर, ठीक है। यही आ जाएगी आपकी KSP।
ठीक है, मोल पर लीटर नहीं होगा आपका। देखिए पावर 5 हो गई ना, तो यहाँ पर 10 की पावर -5 मोल पर लीटर था, तो यहाँ भी पावर 5 चली जाएगी। ठीक है, वो जनरल चीज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसमें आपका ये थर्ड आंसर है, 36 × 10 की पावर -25 मोल की पावर 5 अपॉन लीटर की पावर 5। ठीक है, तो KSP आपका एक जनरल बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप कहोगे सर इसका कंसंट्रेशन आप नहीं ले रहे हो, अरे भाई ये सॉलिड है। आप जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे होंगे उसमें देखे होंगे कि हम लोग सॉलिड के कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं, मतलब 1 मानते हैं, तो हम लोग सॉलिड के कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। मान लीजिए मैं अभी यही Sb2S3 ना होता, मान लीजिए अभी कोई क्वेश्चन में जनरल ले लेता हूं, और नोट करते चलिए आपको अगर जरूरत हो तो। अभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता, मान लीजिए CaCl2 दे देता वो, तो कुछ नहीं करना हमें। ये कैसे टूटेगा आपका Ca2+ 2Cl-। अगर इसकी सॉल्बिलिटी कुछ S दिया होगा, इसकी S हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 2S हो जाएगी। KSP क्या करना, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तरीके से लिख देना है कि Ca2+ का कंसंट्रेशन इंटू Cl- का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। अब ये S है, ये आपका क्या है 2S का स्क्वायर है। अब देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका 4S³ आ जाएगा, बात खत्म। S की वैल्यू रख दीजिएगा जो यहां दिया गया होगा। ठीक, समझ गए? बिल्कुल, ये बस तोड़ने का ध्यान दीजिएगा कैसे ये टूटेगा। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया, जो इधर वाला होगा इसको इधर कर दीजिएगा, जो इधर वाला होगा उसको इधर कर दीजिएगा, हो जाएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल प्रोड्यूस एन एल्कलाइन सोल्यूशन व्हाइल डिसॉल्विंग इन वाटर। मतलब ये कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो एल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगा। कौन से सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो एल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगा। देखिए एल्कलाइन सोल्यूशन कौन बनाएगा, बहुत सीधी सी बात है। एल्कलाइन मतलब क्या हो गया आपका, बेस की बात कर रहा है, मतलब कोई बेसिक सॉल्ट होगा उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एल्कलाइन सोल्यूशन बन जाएगा। तो क्या करना है हमें, हमें यह पता करना है कि कौन सा ऐसा बेसिक सॉल्ट है, जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सा ऐसा है जो बेसिक सॉल्ट है। देखिए बेसिक सॉल्ट होगा कौन सा, बेसिक सॉल्ट वो होगा जो कि बना होगा किससे, सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड बेस से, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा और प्लस वीक एसिड होगा। ठीक है, जिसमें ये मिल जाएगा वही आपका पानी में डिसॉल्व करने पे एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको चारों ऑप्शन लिख देता हूं, तब क्लियर हो जाएंगी बातें। देखिए जैसे पहला ऑप्शन दिया इन्होंने NH4Cl, दूसरा इन्होंने दिया Na2SO4, तीसरा इन्होंने दिया Na2CO3, चौथा इन्होंने दिया NaNO3। अब पता करिए कि कौन सा, कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये कैसे बने होंगे, इसमें एसिड बेस क्या है। इसमें आप देखोगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि NH4OH बेस और HCl एसिड है। ठीक, इसमें आप अगर ध्यान देने की कोशिश करोगे, जो मुझे भी दिख रहा है वो है आपका NaOH प्लस H2SO4 है। ठीक है, जो मुझे यहां पर दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है NaOH और प्लस H2CO3 दिख रहा है, और जो मुझे यहां पर दिख रहा है वो दिख रहा है NaOH प्लस HNO3। अब ये बताइए, आप स्ट्रॉन्ग बेस तो आपको चाहिए ही चाहिए, आप ये बताइए आपको बीक एसिड चाहिए, आपको चारों में से बीक एसिड कौन दिख रहा है। अरे भाई HCl को बीक एसिड गलती से मत कहना, आप H2SO4 को बीक एसिड कह ही नहीं सकते हो, HNO3 ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनकी तो आप बात ही छोड़ दो। मतलब सीधी सी बात कौन सा है, H2CO3 ही आपका एक बीक एसिड है। तो H2CO3 बीक एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। छोटा क्वेश्चन था, आसान था, देखकर टिक करने वाला क्वेश्चन था आपका। चलिए नोट करते चलिए, पॉज कर कर नोट करते चलिए, आपको फायदा देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, कुछ नहीं तो आपको पूरे पेपर में अगर आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आपको 20 क्वेश्चन में हेल्प कर जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाएंगे।
जरूरी नहीं एज इट इज मिलेगा, लेकिन इसके पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 29 जो है आपका एक सोल्यूशन चैप्टर से है, जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि बताइए हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। जिसमें इन्होंने क्या किया है, सोल्यूशन क्या लिया है 0.1 m एक्वस सोल्यूशन लिया है, और 4 है इसमें आपके ऑप्शन। एक आपका है यूरिया, दूसरा है आपका ग्लूकोज, तीसरा है आपका KCl, और चौथा जो है आपका वो है आपका CaCl2। ठीक है, CaCl2। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कहा है कि सबका 0.1 m सोल्यूशन लिया गया है, और बताना है आपको कि किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं। इस टाइप में आपको जरूरी नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, हो सकता है वो आपसे पूछ लेता बताइए किसमें आपका हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, या किसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, या पूछ सकता है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ भी पूछ सकता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अपने ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट को कराया हूं, देखकर आप लोगों को टिक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। मैंने बहुत तरीका बताया था इसका। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली चीज ऑस्मोटिक प्रेशर एक आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं आप अगर उनका फॉर्मूला देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू कंसंट्रेशन होती है। ये आपके लिए रामबाण है इस क्वेश्चन का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू कंसंट्रेशन। आपको मैं याद दिला देता हूं, जैसे पाई इज इक्वल टू ICRT आपने पढ़ा है। I हो गया और C क्या हो गया, कंसंट्रेशन, जो कि मोलैरिटी के टर्म में होता है। आप ऐसे देखोगे डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक आपका क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी भी एक टाइप का क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट ही तो है। ऐसे ही डेल्टा TB भी होता है, वो क्या होता है I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। फिर मोलैलिटी आ गई, वो भी एक कंसंट्रेशन यूनिट है। तो आप अगर यहां पर देख रहे हो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपकी, वो सब आपके किस पे डिपेंड कर रही है, I इंटू कंसेंट्रेशन, I इंटू कंसेंट्रेशन, I इंटू कंसेंट्रेशन। तो ये मैं एक जनरल रिजल्ट निकाल लिया कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो I इंटू कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब I इंटू कंसेंट्रेशन जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। I इंटू कंसेंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा ये तो मान लीजिए ठीक है। अगर वो कह देता कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तब सर कैसे करेंगे। देखिए आपको ये पता चल गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, I इंटू कंसेंट्रेशन से देख लिए। अब ये बताइए अगर एलिवेशन क्या हुआ, एलिवेशन मतलब बढ़ना। ठीक है, अगर किसी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होगा। जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर किसी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, एक एग्जांपल लिख चल रहा हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब किसी में गिरावट ज्यादा है, किसी में गिरावट ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए अब पहले मैं बताता हूं यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हम लोग कैसे देखेंगे, या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे। I इंटू कंसेंट्रेशन हो गया। अब देखिए अब जो यहां पर I होता है ये क्या होता है, हमारा वन हाफ फैक्टर होता है। देखिए यहां पर क्या क्या कंसेंट्रेशन को सेम कर दिया है, तो क्वेश्चन पूरा आपका वन हाफ फैक्टर पे डिपेंड कर गया। तो I को जो है हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वो अलग अलग केस में आता है। एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस होता है कि अगर आप डिसोसिएशन के केस की बात करते हो तो अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1 अपॉन N-1। ठीक है, तो अगर इन जनरल ये जो अल्फा होता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अगर ये कुछ नहीं दिया होता है तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अगर 1 मानेंगे तो I जो होता है N के बराबर आ जाता है। तो इन जनरल जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, I की जगह पर इस N की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। N क्या होता है, N होता है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कितने मिलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे मैं बात करूं अगर NaCl है तो NaCl डिसोसिएट होने के बाद कितने आयंस देगा, नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, या वही कह दीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। तो कितने आपके नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, 2 आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करूं अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि AlCl3 क्या होगा, AlCl3 तो क्या हो जाएगा आपका Al3++ 3Cl-। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, आपको टोटल आयंस कितने मिले हैं, 1 ये और 3 ये, टोटल 4 आयंस आपको मिले। ठीक, यही आपको काम करना है यहां पर। ठीक, तो कुल मिला के n की वैल्यू आप पता कर लीजिए। तो आप n इंटू कंसंट्रेशन आप निकाल कर आप चेक कर लेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसकी वैल्यू भी, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे तो कुल मिला के हमें क्या चेक करना है यहां पर, वो आपको चेक करना है n इंटू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन सेम है, तो इसका मतलब n की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यूरिया के केस में आपका n कितना होगा, 1 होगा। ग्लूकोज के केस में क्या होगा, n = 1 होगा। ये कहीं मिलेगा n आपको, ये कोई आपका ब्रेक तो होगा नहीं। ठीक है, आयनिक फॉर्म में तो है नहीं वो। KCl है तो ये K++Cl- में ब्रेक होगा, तो इस वजह से यहां पर आयंस कितने मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। CaCl2 की बात करते हैं तो ये आपका किस में ब्रेक होगा, Ca2++ ट्वाइस ऑफ Cl- में ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल आयंस कितने मिल गए, 3 मिल गए। टोटल आयंस 3 मिल गए, मतलब यहां पर जो n की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, तो n इंटू कंसंट्रेशन भी सबसे ज्यादा होगा। तो कुल मिला के आपका ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। अगर पूछ लेता वो मान लीजिए कि हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा, इसी में होगा। ठीक है, हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अगर वो बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो बताइए किसमें ज्यादा होगा। अरे एलिवेशन जिसमें ज्यादा है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा है, तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो पूछता कि बताइए फ्रीजिंग पॉइंट किसमें सबसे ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट अब इसका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा। मैंने क्या बताया, इससे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गार्डन निकालते हैं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होगा, कम होगा। अरे डिप्रेशन जिसमें ज्यादा है, आप सोचिए जो बच्चा अप्रैल के महीने में आकर कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, एकदम कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसका मई में क्या होगा, उसका एग्जाम अच्छा नहीं हो सकता है। वो डिप्रेशन आ चुका है उसके में, उसकी पढ़ाई डिप्रेशन में आ चुकी है, तो कहां से उसमें उसका क्या कहते हैं उसका मार्क्स अच्छा आएगा। वही चीज है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन सबसे ज्यादा इसमें है तो फ्रीजिंग पॉइंट इसमें कैसे ज्यादा हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा इसमें। ठीक है, मेरी बात आप ध्यान दीजिएगा। समझ गए आप लोग, ये क्वेश्चन आसानी से नोट कर लीजिए जो नोट करना, और जो बातें बोली वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन जनरल में इसको अगर एक मान लीजिए अगर मैं इसको समराइज करता हूं, तो जनरल आपको बस इतनी सी बात कहनी है कि देखिए भाई साहब, I इंटू कंसंट्रेशन से हम लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू कंसंट्रेशन। I की जगह पर हम लोग N देख लेते हैं। N क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन जो हमें मिल रहे हैं। बस हमें यही चेक करना होता है, N इंटू कंसंट्रेशन से हम लोग चेक कर लेंगे, जिसका ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और बाकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो पता चल जाएगा N इंटू कंसंट्रेशन से। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें एलिवेशन ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन जिसमें डिप्रेशन ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते इसलिए मैंने समय दे दिया इस पे। तो हम लोग की खासियत यही है, हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन तो आप कहीं ना कहीं पा ही सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका डिटेल सोल्यूशन बता रहा हूं, इसके इर्द गिर्द की चीजें बता देता हूं। 30वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, 29वां तो आपका डिस्कस हो गया, 30वां क्वेश्चन आपका, 30वां क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दिया है इसने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दिया है किससे किसके लिए। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। NaCl का दिया गया है, KBr का दिया गया है, और क्या दिया गया है, KCl का दिया गया है। ठीक है, तो NaCl का कितना दिया गया है 126
इसका दिया गया 152 और इसका दिया गया 150, ठीक है। और इसकी यूनिट भी दी गई है आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पहली बात तो ये भी याद रखिएगा कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, नहीं तो पता चले यही गड़बड़ करके चले आए। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सब में दिया गया है। पूछा क्या है, पूछा है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaBr के लिए, ठीक है। तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब कंडक्टेंस वाला पोर्शन पढ़ते होंगे तो वहां पर एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम बड़ा गंदा सा है, ठीक है। उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है, वो क्या आपका खोलरास लॉ, एक आप कुछ हो सकता है दूसरा प्रोनाउंस करते होंगे, लेकिन मैं खोलरास पढ़ रहा हूं, ठीक है। खोलरास लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो खोलरास लॉ से ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए खोलरास लॉ ने क्या कहा था, खोलरास लॉ में यही बताया गया था, जो आता है आपको खोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, उसके लॉ के अंतर्गत यही बताया गया था कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया जाता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपका वीक हो या स्ट्रांग हो, सब क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने यही बताया था कि हर एक आयन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है। वो आपके क्वेश्चन के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जानते रहिए इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है हर एक आयन, और हर एक आयन जो होता है वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की होगी वो होगी किसके बराबर, Na प्लस प्लस Cl माइनस के, ठीक है। मतलब हर एक आयन टोटल मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यही चीज आप KBr में भी, यही आप KCl में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, मान लीजिए अगर अभी मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि आप देखकर कैसे क्वेश्चन को करते हैं। इस तरह तो मान लीजिए सब लोग करेंगे, आप कुछ अलग करेंगे तभी ना आपकी रैंक अलग आएगी। मान लीजिए एज ए टीचर मैं इसको अभी थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं, ठीक। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें NaBr चाहिए। NaBr का जो मिलेगा वो इन्हीं तीन इक्वेशन की मदद से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि NaCl KBr और KCl का दिया ही गया है, ठीक है। तो NaBr को निकालने के लिए इन्हीं तीन इक्वेशन की मदद से निकालना पड़ेगा। अच्छा इसका होगा क्या ये बताइए। NaBr का होगा सर Na प्लस और प्लस Br माइनस, यही होगा, ठीक। मतलब हमें कुल मिला के ये चाहिए, इन तीन की मदद से ये मुझे चाहिए। कैसे मिलेगा बताइए। तो आप कहोगे सर ऐसा करते हैं कि Na प्लस यहां पर चाहिए, तो यहां पर Na प्लस को जिंदा रखते हैं, तो बिल्कुल जिंदा रखिए। यहां पर आपको Br माइनस चाहिए, यहां से Br माइनस को कहां जिंदा रखेंगे, यहां जिंदा रख लीजिए। तो अगर हम लोग मान लेते हैं 1 2 3, और इसमें हम लोग अगर क्या करें 1 + 2 कर दें, ठीक है, पहले और दूसरी इक्वेशन जोड़ के, और तीसरी इक्वेशन माइनस कर दें, तो बताइए क्या मिलेगा। पहली दो जोड़ रहे हैं, तीसरी माइनस कर देंगे, तीसरी माइनस कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा आपका, तो अल्टीमेटली यही दोनों बच जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो इन तीनों की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूं, 126 + 152 और -150 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na प्लस प्लस Br माइनस। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, Na प्लस प्लस Br माइनस, यही तो आपका NaBr है और वही आपको पूछ रहा है, यही आपकी वैल्यू आ गई, यही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब शॉर्टकट देखिए, ये तो बहुत आसान होगा कि आप तीन इक्वेशन बना के वैल्यू निकाल लेंगे, तो बहुत सब लोग कर लेते हैं, सब जानते हैं। इसमें आप कलाकारी क्या करेंगे, देखिए कलाकारी के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहली बात तो सब मिटा दीजिए, ये सब इक्वेशन बनाएंगे तो घंटा भर लगेगा और कोई मतलब नहीं उसका। आप बस यही देखिए को चाह क्या रहा है, वो NaBr चाह रहा है, Na और Br। देखिए आप कहां पर Na और कहां पर Br है, यहां पर Na यहां पर Br है। जो चाहिए उसको जिंदा रखिए, बाकी जो आपको नहीं चाहिए उसको मार दीजिए। आपको Na चाहिए, Br चाहिए, इसका मतलब आपको 1 + 2 चाहिए, और K और Cl नहीं चाहिए, तो हटाइए, इसको मार दीजिए, इस इक्वेशन को मार दीजिए, ठीक है। तो जो आपको चाहिए उसको जिंदा रखिए, मतलब उसको प्लस कर लीजिए, और जो आपको नहीं चाहिए उसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है वहां पर इक्वेशन लिखने को, वो आप जान रहे हैं, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, बस सॉल्व करके आपको आगे बढ़ जाना है।
तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ये आपका एडजॉर्प्शन चैप्टर, मतलब आपका सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है आपका। पूछता है बताइए सबसे बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, और जो आपका पहला ऑप्शन दिया है वो स्टार्च है, दूसरा आपका गम इरेबिक है, और देखिए मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूं पूरा नाम। देखिए बेसिकली यहां पर जो मेन पॉइंट दिया गया वो सबका गोल्ड नंबर दिया गया है। ठीक है, सबका गोल्ड नंबर दिया गया है। जैसे पहला स्टार्च का गोल्ड नंबर 25 है, दूसरा इन्होंने जो गम अरेबिक लिखा है उसका गोल्ड नंबर 0.15 दिया है, जो तीसरा इन्होंने लिखा है एग एल्बुमिन, इसका इन्होंने गोल्ड नंबर 0.08 दिया गया है, और जो चौथा आपका जिलेटिन है उसका 0.005 दिया है। ठीक, ये इन्होंने गोल्ड नंबर दिया है। तो क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, कहां जा रहा है क्वेश्चन। ये आप कहोगे सर पूछा है बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा है और सबका गोल्ड नंबर दिया है, इसका मतलब सर ये गोल्ड नंबर देने का कुछ तो अर्थ है, कुछ इसी के अंदर बात छिपी हुई। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएगा जब आपको ये पता होगा कि गोल्ड नंबर होता क्या है। गोल्ड नंबर ये जो टर्म आता है ये आपका कोलाइडल केमिस्ट्री में आता है, सरफेस केमिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे कोलाइड्स के बारे में वहीं पर ये आता है। गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर होता है हमारा बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट द कलर चेंज फ्रॉम रेड टू वायलेट। किसका कलर, ऑफ 10 ml गोल्ड सॉल, ठीक है, ऑफ 10 ml गोल्ड सॉल ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 0.1 ml ऑफ 10% NaCl। ठीक है, गोल्ड नंबर क्या होता है कि देखिए यहीं से क्वेश्चन है आपका, गोल्ड नंबर क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम टू प्रिवेंट द, मतलब ये जो गोल्ड सॉल होता है 10 ml गोल्ड सॉल, 10 ml गोल्ड सॉल का कलर रेड से वायलेट चेंज जो होगा कब होता है, जब आप NaCl ऐड करते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपको प्रोटेक्टिव कोलाइड लगता है उसकी जो मिनिमम अमाउंट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। मतलब गोल्ड नंबर कुल मिला के प्रोटेक्टिव कोलाइड से कैसे है, मिनिमम अमाउंट। गोल्ड नंबर क्या होगा, वो मिनिमम अमाउंट है ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक, वही आपका आगे जो पूरी डेफिनेशन बनती है। इसका मतलब कि पूछता है कि बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा होगा। अरे बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड वो होगा जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा वो आपका क्या होगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए गोल्ड नंबर जिसका ज्यादा है, जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर जो प्रोटेक्टिव कोलाइड का अमाउंट है वो भी ज्यादा होगा। तो उसकी जो बेस्ट प्रोटेक्टिव कहां से रहेगा, वो जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा है, इसका मतलब अमाउंट ज्यादा लग रहा है, अमाउंट ज्यादा लग रहा है तो वो प्रोटेक्टिव कहां पर हो जाएगा, वो बेस्ट प्रोटेक्टिव नहीं हो सकता। बेस्ट प्रोटेक्टिव कब होगा, जब गोल्ड नंबर सबसे कम होगा। गोल्ड नंबर कम होगा तो प्रोटेक्टिव कोलाइड बेहतरीन होगा, बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो इस क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे उसके लिए जो गोल्डन स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, लेस द गोल्ड नंबर बेटर बी द प्रोटेक्टिव कोलाइड, better will be protective collide। ठीक है, समझ गए ये बात मेरी।
ठीक है, तो गोल्ड नंबर जिसका सबसे कम है वो सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड का मतलब है कि उसका जो अमाउंट है वो कम लग रहा है। ठीक है, जिसका अमाउंट कम लगेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड है। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, टर्म को समझ जाइए बस, और क्वेश्चन में आपके कुछ नहीं था। आइए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 32। चलिए 32वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32वां बहुत थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, आप लोग को जानना चाहिए। पूछ रहा है कि बताइए कि ऐसा कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में हम लोग कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं। इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया था और जिसमें आपका सही कौन सा है, P32। तो याद रखिए इस चीज को कि P32 आइसोटोप जो था ये आपका यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड कैंसर। इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, कोई मतलब ही नहीं है एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। ये आपका थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ी दिक्कतें आती हैं, डेफिनेशन नहीं पता होता इसलिए दिक्कत आती है। कहता है इसने क्या दिया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है Al2O3 और Cr2O3। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका दिया गया है, Al2O3। Al2O3 का कितना दिया गया है, दिया गया है -1596 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही आपका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 है वो कितना दिया गया है, -1134 किलो जूल पर मोल। पूछ रहा है कि आपको डेल्टा H क्या निकालना है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, किस रिएक्शन का, वो रिएक्शन है आपकी ट्वाइस ऑफ Al प्लस Cr2O3 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ Cr प्लस Al2O3। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इसने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है इन दोनों का और पूछ रहा है इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी। पहले इसके लिए आपको बहुत जरूरी है आपको पता हो कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, आपको ये बहुत जरूरी है आपको पता हो कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालते कैसे हैं। तो देखिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाइए उसका 1 मोल बनाइए। ठीक है, 1 मोल स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, 1 मोल स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में, और कहां से बनाना है, उसी के जो एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं CO2 बना रहा हूं, ठीक है, तो CO2 का 1 मोल बनाना है, इसी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में। ठीक है, जो रिएक्टेंट होगा वो इन्हीं के एलिमेंट्स होंगे और वो किस में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए। मतलब C+O2 जो आपका होगा, जिसमें C सॉलिड है, O2 गैस है, ये दोनों क्या है अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी नई बला है, स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब होता है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि ये किस स्टेट में पाई जाती हैं, मतलब पहले से ही ऐसे स्टेट में पाई जाती हैं, इसको हमें बनाना नहीं है, ये बना बनाया है। कार्बन सॉलिड के फॉर्म में ग्रेफाइट, एज ए ग्रेफाइट बना हुआ है नेचर में, इसको बनाना नहीं है। और जिसको बनाना नहीं है उसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी भाई, बताइए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, 0 होगी। सीधी सी बात है। अरे भाई जो चीज बनी है उसको क्या बना दोगे, आपकी मम्मी खाना बनाई है उसमें आप क्या बना दोगे, आप खा सकते हो, बनाओगे क्या उसमें, वही चीज है यहाँ पर। आप स्टैंडर्ड स्टेट्स में जो भी लोगे उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। तो स्टैंडर्ड स्टेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी द 0। ये बात मैंने सीख गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा कब, ये समझ लीजिएगा कि कभी भी 1 मोल स्टेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट्स में एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है, जब उनसे 1 मोल का स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो यहां पर इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी उसी इंथैल्पी को हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जब आप एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट में लोगे, 1 मोल स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे, तो उस केस में जो आपके रिएक्शन की इंथैल्पी होती है वही आपकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कही जाती है। ठीक,
इतना आप समझ गए। इसका मतलब क्या है, अगर उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है Al2O3 की, तो 1 मोल इसका बना है, इसके स्टैंडर्ड स्टेट ट्वाइस ऑफ Al और 3/2O2, ठीक है, इसी से बना होगा। ए भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, ए भी स्टैंडर्ड स्टेट नेचर में पाया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं इन लोगों की, ठीक है। तो इसका मतलब इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा। इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही अगर Cr2O3 बन रहा है तो ये कैसे बना होगा, ट्वाइस ऑफ Cr प्लस 3/2 ऑफ O2, ठीक है, तब बना होगा। इसका मतलब Cr और O2 ये है ही अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में, तो इनका मतलब क्या हो गया कि इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो भी 0 है। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए, पहले ये बताइए। समझ गए ना, जो स्टैंडर्ड स्टेट्स में है उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0 होती है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि जो बन रहा है, वो जो एलिमेंट से बन रहा है वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में है। जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा स्टैंडर्ड स्टेट्स में होते हैं, तभी डेफिनेशन ही आई है, नहीं तो डेफिनेशन ही ना आती, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट्स में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो इतनी कहानी बताने का मतलब क्या है सर, इतनी देर से क्या बकर बकर कर रहे हैं बेटा। अब देखो, अब सारी कहानी क्लियर कर देता हूं मैं। इसने पूछा है इस रिएक्शन की हीट क्या होगी। किसी भी रिएक्शन की अगर आपको हीट निकालनी है, पूछा जाए कि इस रिएक्शन की हीट निकालिए, तो किसी भी रिएक्शन की जो हीट होती है वो निकाला कैसे जाता है, ठीक है। हीट या हम कहें एंथैल्पी कैसे निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं हम लोग समेशन ऑफ डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जितने भी होंगे सबका समेशन माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी सबका समेशन कर दीजिए माइनस रिएक्टेंट के जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा उसी से, ठीक। चलिए कर दीजिए भाई। प्रोडक्ट में कौन कौन है, एक Cr है, एक Al2O3। अभी मैंने बताया था कि अगर Cr2O3 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया, इसका मतलब Cr हमारा स्टैंडर्ड स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, इसका मतलब क्या है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो गया। Al2O3 बचा, Al2O3 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, कितना दिया गया है, माइनस इतना, फिर माइनस करिए। अब क्या क्या रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप प्लस कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3। अब देखिए सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया था कि Al2O3 अगर बन रहा है, अगर Al2O3 बन रहा है, क्योंकि इसी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया, तो किससे बना होगा, ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3/2 ऑफ O2। दोनों स्टैंडर्ड स्टेट्स में है, दोनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो गया। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया होगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, -50 मतलब 1596 और माइनस माइनस इसका माइनस में दिया गया ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1134, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको किलो जूल पर मोल में कर दीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन में से मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता चल गया होगा, क्या होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद रखिएगा वही स्टैंडर्ड स्टेट वाली बात, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं दे दूं क्या कि स्टैंडर्ड स्टेट्स में कौन क्या होता है, जैसे आपका कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, ठीक है। और P4 व्हाइट फास्फोरस, ये भी सॉलिड में, ये सब स्टैंडर्ड स्टेट्स में है, ठीक है। ऐसे सल्फर की बात करें तो S8 आपका रोम्बिक सल्फर, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें आपका क्लोरीन का Cl2 गैस, ये स्टैंडर्ड स्टेट है Cl2 की, मतलब Cl की, ठीक है। क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट एज ए स्टैंडर्ड में स्टेट में ये Cl2 एज ए पाया जाता है। Br2 लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा। आपका जो आयोडीन है वो सॉलिड के फॉर्म में। स्टैंडर्ड स्टेट समझ रहे हैं ना, जो नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और उनको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब है आपके, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना तो आप जानिए। और इनका सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है।
सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में है। ठीक, तो चलिए मैं यार ये सब रफ कर देता हूं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब देखिए आपका टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूं कि आपका इस सेशन में मैं 12 क्वेश्चन इस सेशन में ले लेता हूं, 12-13 क्वेश्चन और 12-13 सेशन क्वेश्चन जो है आपके अगले सेशन में ले लेता हूं। मानता हूं टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसका रीजन यही है कि मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आपको आसपास के भी चीजें बता दे रहा हूं। और अगर डायरेक्ट ही वही क्वेश्चन कराना होता, सीधे सीधे सोल्यूशन देना होता, तो जल्दी भी हो सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि आपको बताना है मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, मोलैलिटी निकालनी है ऐसे सोल्यूशन की जिसमें क्या है 18 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 34। ठीक है, कहता है कि 18 ग्राम ग्लूकोज इसको डिसॉल्व कर रहे हैं अगर हम लोग 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर में अगर इसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं तो मोलैलिटी क्या होगी। और इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है हमारा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या हो जाएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो मोल्स आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 500 ग्राम में दिया गया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम में हो मतलब किलोग्राम में हो जाएगा आपका, ये यहां से 2 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा और 1/5 दैट इज द 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो मोलैलिटी आपकी कितनी आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका 35 जो कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है जिसमें आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से है। पूछता है कि आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई बताना है। रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना किसमें करेक्ट है, O B B। हम लोग इसमें हर ऑप्शन चेक करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहां से। ठीक है, 4th ऑप्शन क्या दिया गया है, Fe3 प्लस Fe2 प्लस Fe6 प्लस। देखिए पहले बात तो मैं आपको रेडियाई में एक जनरल बात बता दूं, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए रेडियाई में आपको एक जनरल बात क्या पता होना चाहिए कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक, लेफ्ट राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कुल मिला के लेफ्ट टू राइट जाते हैं अगर हम लोग तो क्या होता है, हमारी जो साइज है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा बढ़ रहा है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी। जैसे ये न्यूक्लियस है, अब 1 सेल था, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया। और हमारा रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस कहते हैं। तो अगर आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगे तो आपकी रेडियस भी बढ़ती जाएगी, तो ऊपर से नीचे आने में साइज जो होती है आपकी इंक्रीज करती है। ठीक, ये बात रही। चलिए ये बहुत जनरल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये लगाएंगे तो पहली बात तो आप ये ऑप्शन दोनों आप आसानी से कट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कट कर देंगे। देखिए कैसे, अगर आप इसमें लगा दीजिए ऑर्डर तो मेरे हिसाब से पहले बेरिलियम आएगा, देन बोरान आएगा और देन आपका ऑक्सीजन आएगा, ये साइज। और इसमें लगा दीजिए ऊपर से नीचे वाला तो मेरे हिसाब से लिथियम, देन सोडियम एंड देन पोटेशियम आएगा। तो ये दोनों ऑर्डर सही है, तो उस बेसिस पे 2 ऑप्शन तो कट गए। अब सर 2 ऑप्शन और बचे हैं, उनमें ये तो आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि एलिमेंट्स क्या है आपके सेम है। आप कैसे देखें सर, तो देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, 2-3 बातें आप जानते रहिए साइज के लिए। सबसे पहली चीज, जो आयंस हैं तो इनकी क्या देखते हैं हम लोग, आयनिक रेडियाई देखते हैं।
तो आप एक बात जानते रहिएगा, जो आयनिक रेडियाई होता है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और आयनिक रेडियाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव आयंस के। ठीक है, क्या कहा मैंने, ध्यान दीजिए। आयनिक रेडियाई जो होता है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बात और, जेड इफेक्टिव जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज के होता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, जेड इफेक्टिव हो जाएगा। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका यहां पर मान लीजिए ये है, ये इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ज्यादा होगा ज्यादा होगा ज्यादा होगा, साइज क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही मैंने यहां पर लिखा भी है, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम हो जाएगी, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम हो जाएगी। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम हो जाएगी, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप मेरे हिसाब से नोट कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। इसका मतलब अगर हम यहां पर लगाएं तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा, Fe6+, देन Fe3+ एंड देन आपका Fe2+। ठीक है, ये किसका ऑर्डर है आपका, जेड इफेक्टिव का है। ठीक है, जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हमेशा जानते रहिए, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, बता दिया मैंने कैसे। ठीक, तो साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका मतलब Fe2+, देन Fe3+ एंड देन Fe6+। ये साइज का ऑर्डर दिया होता तो सही होता, लेकिन दिया क्या है, उल्टा दिया गया, तो काट दीजिए इसको भी, बचा एक। इसका मतलब ये ऑप्शन सही तो है, लेकिन कैसे, कैसे सही है सर। देखिए आयनिक रेडियाई का ही मैं वहां पर भी कलाकारी करूंगा, लेकिन देखिए वहां पर एक बात दी गई है, वहां पर एक जो बात दी गई वो बात है आपकी क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आप अगर ध्यान दोगे N3- O2- और F-, ये सब में क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो सब में 10-10-10 है। ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 10-10 ही है। ठीक है, इसका मतलब सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इस केस में आयनिक रेडियाई सर कैसे देखेंगे हम लोग, देखिए यहां पर क्या है, जो यहां पर मैंने फॉर्मूला बताया इसी बेसिस पे मैं चलूंगा। आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर आप यहां से यहां बढ़ रहे हैं NOF, तो यहां पर प्रोटॉन्स कितने हैं, यहां पर 7 है, यहां पर 8 प्रोटॉन्स है, यहां पर 9 प्रोटॉन्स है। अरे भाई जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन्स तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटॉन्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ता जा रहा होगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज घट रही है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज घट रही है। अभी मैंने बताया था जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम हो जाएगी आपकी, तो साइज डिक्रीजेस, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। क्या यही दिया गया है, बिल्कुल सर यही दिया गया, तो टिक कर दीजिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो भी आएंगे, अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, तो आप देख लीजिए कि इस तरह से प्रोटॉन सेट कर लीजिए कि 7, 8, 9। ठीक है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो आपका क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज आपकी क्या होगी, घटेगी। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देंगे सही हो जाएगा, नहीं ध्यान देंगे तो गलत भी हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर पूछा जाता आपसे कि N3- N2- और मान लीजिए पूछ लेता N- और N, इसमें पूछ लेता कि साइज किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया था आयनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। लीजिए आपका ऑर्डर सेट हो गया। ठीक, वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि एनायंस की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है, और यही अभी मैं कैटायंस बनाऊंगा तो कैटायंस की साइज क्या होती है, छोटी होती है। वही रीजन है क्योंकि कैटायंस में के केस में क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। ठीक है, टोटल खेल जेड इफेक्टिव का ही है।
तो चलिए इस वीडियो में अब हम लोग आगे दो क्वेश्चंस और देखते हैं, इसके बाद हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक मॉलिक्यूल है XY3 और पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि बेसिकली ये बताना है कि जो X है इसके द्वारा जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से यूज किए जाएंगे। जिसमें ऑप्शन दिया है आपका, जैसे दिया है प्योर P, sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो आपको ये बताना है, बेसिकली बताना आपको कि X का सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से यूज किए जा रहे हैं। तो वो छोड़िए, आपको ये जानना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। ठीक है, और एक कंडीशन दिया गया है कि XY3 जो है इसका जो डाइपोल मोमेंट है, सबसे मेन कहानी यही है, डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 दिया गया है, डाइपोल मोमेंट 0। तो डाइपोल मोमेंट 0 कैसे हो सकता है? देखिए, पहली बात एक चीज जानिएगा कि डाइपोल मोमेंट अगर आपका 0 है तो 110% मॉलिक्यूल आपका प्लेनर ही होगा, नहीं तो आपका डाइपोल मोमेंट 0 हो ही नहीं पाएगा। डाइपोल मोमेंट 0 इसका दिया गया है, अब उसके अकॉर्डिंग मुझे कंडीशन निकालना है। तो अगर डाइपोल मोमेंट 0 दिया गया तो 110% मॉलिक्यूल मस्ट भी जो है आपका प्लेनर होगा। ठीक है, अच्छा मान के मैं दिखाता हूं कैसे डाइपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल क्या है X और यहां पर आपका क्या है, इधर आपके मान लीजिए Y लगा है और इधर आपका Y। ठीक है, प्लेनर मान के चल रहा हूं। देखिए आंसर आपका निकल चुका है, मैं बस आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। अगर आपका मॉलिक्यूल प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड भी तो बने हैं। आप कहोगे सर sp भी तो लीनियर, ए भी तो प्लेनर होता है। प्लेनर से नहीं मतलब है बेटा, ये भी तो देखो कि 3 Y अटैच्ड है, 3 बॉन्ड्स बने हैं, 3 तो आपका sp2 में ही बनता है, sp में 3 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से XY3 का होगा पक्का। ये तो आंसर निकला है sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन कैसे डाइपोल मोमेंट इसमें 0 है बताइए सर। डाइपोल मोमेंट जो होता है टोटल वेक्टर के उसके केस पे चलता है, तो हम क्या करते हैं, इधर वेक्टर मान लेते हैं, इधर वेक्टर है आपका। ठीक है, ये जो वेक्टर है, इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं x मान के चल रहा हूं और इसका भी x, और तीनों जो सेम ही है, y ही तो सब में है, सब एलिमेंट सेम है। तो सबके केस में जो आपका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो x मान के चलता हूं। इन दोनों के बीच में अगर प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 120 डिग्री एंगल होगा, बॉन्ड एंगल। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। इन दोनों वेक्टर्स का क्या आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो? आप पढ़े हो फॉर्मूला दो वेक्टर के रिजल्टेंट का, वेक्टर में सबसे पहले आप यही पढ़ते हैं। कैसे निकाला जाता है? r1 स्क्वायर इस तरह लिखते हैं ना, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा। तो यहां पर आप देख लीजिए, r1 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 x इंटू कॉस 120 डिग्री। ये मैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। आप अगर ध्यान दोगे तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी हो जाएगा आपका क्या, 2x स्क्वायर इंटू -1/2 cos 120 -1/2 होता है। काट दीजिए इसको और देखेंगे क्या आएगा, √(x स्क्वायर दैट इज द x। मतलब रिजल्टेंट कितना आया, x आया। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड x आ गया इसका। और जो ऊपर वाला है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या था, x ही था। दोनों 180 डिग्री पे हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को दोनों एक वेक्टर। अब वेक्टर अगर 180 डिग्री पर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। आपने नहीं पढ़ा है क्या? ये सीधी सी बात है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यही बात थी। तो आपको पकड़ना यहां से था कि अगर डाइपोल मोमेंट 0 दिया गया है तो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर होगा। या आप ये याद रखिए कि अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो आपके सारे वेक्टर्स जो होंगे कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है, तभी आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आया होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। और प्लेनर होगा और 3 बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब देखिए क्या है ना कि एक ही क्वेश्चन मैं और ले पाऊंगा, और मैं 37 नहीं ले रहा हूं। उसका रीजन है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, इसमें मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा आपको बढ़िया से। तो इसके लिए मैं आपका सीधे 38 ले लेता हूं। 38 जो है आपका वो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर है।
आपको बताना हैलोजेंस की करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is attached to a neutral atom or a molecule in a gaseous state। क्या कहा मैंने, आप किसी न्यूट्रल एटम में या किसी एक मॉलिक्यूल में गैसियस स्टेट में होगा, उसमें आप जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप एक जनरल ट्रेंड देखते हो तो जब आपकी साइज बढ़ रही होगी, जब साइज बढ़ रही होगी तब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी रिलीज ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से आपका ऐड ही नहीं होगा। आप देखिए अगर छोटी साइज है, अगर छोटी साइज है, छोटी साइज से क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ये एक साइज है और एक ये साइज है, ये छोटी साइज है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है। रीजन क्या है कि आपको अट्रैक्शन मिल जाएगा, और दूर है तो आपका इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो मतलब यहां पर छोटी साइज के केस में जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। इसका मतलब होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। यही हम लोग जनरली याद किए रहते हैं कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज आपका बढ़ता रहता है। साइज बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन भी जो आपका वीक होता जाता है। ठीक है, लेकिन ये आंसर जो है वो गलत होता है, आपका आंसर सही नहीं है। रीजन क्या है, एक्सेप्शन आता है, वो कहां आता है, आपके फ्लोरीन और क्लोरीन में आता है। क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है, देखिए फ्लोरीन की साइज जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, छोटी साइज होने की वजह से देखिए नो डाउट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन की जो साइज होती है वो छोटी होती है। छोटी साइज होने की वजह से क्या होता है कि एक तो फ्लोरीन के पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट नहीं है। आप फ्लोरीन के अगर केस में देखते हो तो फ्लोरीन के केस में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जिसको हम लोग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहते हैं। तो फ्लोरीन के केस में क्या होने लगता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है। तो इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी वो कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या बताया मैंने, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्यों, क्योंकि इसकी साइज जो होती है वो छोटी होती है। आप उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो रिपल्सन, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो उसमें आप और इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में रिपल्सन होने लगते हैं, एंड इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड ये करना नहीं चाहता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास बहुत आसानी से ऐड होगा क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, और यही आपका एक्सेप्शन होता है। ठीक है, और इसको आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में आज बस इतना ही, और मैंने आपके 38 आप 37 तक मान के चल लीजिए, 26 से 37 क्वेश्चन तक मैंने आपका डिस्कस किया, मतलब टोटल आपके 12 क्वेश्चन डिस्कशन हो गए यहाँ पर। बाकी के जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सोल्यूशन मैं आपको सारे प्रोवाइड करूंगा, ये निश्चिंत रहिए। बस आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती, कई बार ऐसा होता है टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं मिलती नोटिफिकेशन, तो आप चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहिए। आपको अगर वीडियो अपलोड हुआ होगा तो दिख जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।